हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को धनतेरस की शुभकामनाएं। और आज इस पावन अवसर पर मैं आपके साथ आज बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपके साथ कर रहा हूं। और कुल मिलाकर बाजार जो है अभी अगर हम साल भर के दौरान देखें तो अपने उच्चतम स्तर के आसपास ही है। हालांकि वहाँ से करीबन 5% के आसपास आप कह सकते हैं कि करेक्ट हुए अपने हायर लेवल से। लेकिन फिर भी आप मानेंगे कि पिछली दिवाली से इस दीपावली तक अगर आप देखें तो बहुत अच्छी रिटर्न्स जो हैं शेयर होल्डर्स ने कमाई है। और ये जो भी रन अप रहा है इस पूरे एक साल के दौरान सभी इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छे पैसे बनाए, चाहे वो स्मॉल कैप के इन्वेस्टर्स थे, लार्ज कैप के थे, मिड कैप के थे, इवन भंगार कैप के थे, यानी कि ख़राब घटिया क्वालिटी के शेयर्स थे, उन्होंने भी अच्छा रनअप जो है इस सेशन में दिया। कुछ शेयर्स को जो है भूल जाए, येस बैंक हालांकि अपवाद है इसका, या कुछ इस तरीके के शेयर्स हैं जो अपवाद स्वरूप जो है नहीं चले, तो उनके निवेशकों को जो है थोड़ी सी बात यही कहूँगा कि अगर पोर्टफोलियो में अगर सारे शेयर्स थे तो एक शेयर्स या दो शेयर्स नहीं चलते तो ज़्यादा कोई बड़ी बात होती नहीं है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर एक बहुत बेहतरीन रिटर्न जो है इस महीने के दौरान जो है देखने के लिए मिली। और कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो चर्चा मैं आपके साथ करूँगा आज, इसके अंदर जो बृहस्पतिवार जो लास्ट थर्सडे था वहाँ से एक जो मोमेंटम है उस पर ब्रेक लग गया और गाड़ी जो है अब रिवर्स गियर में आ गई। तो ये रिवर्स गियर में क्यों आई, ये तो देखिएगा आप सब लोग जानते हैं कि वैल्यूएशन स्ट्रेच थे और जो कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो अनुमान से अच्छे नहीं हैं। यानी कि जिन कंपनीज में अच्छा रनअप था वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्जिन परसेंटेज मोस्टली कंपनीज के शेयर्स में है, यानी कि जो परसेंटेज टर्म्स में मुनाफा होता है वो भी घट रहा है। और दूसरी बात जो है एम्प्लॉयज़ कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस और जो मटेरियल की कॉस्ट है मोस्टली कंपनीज के अंदर जो है वो प्रेशर पॉइंट रहे हैं, जिसकी वजह से परसेंटेज मार्जिन भी घट रहे हैं। और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की जो डेटा है वो भी बहुत सारी कंपनीज में डी ग्रोथ है, और जिनमें ग्रोथ भी है तो कुछ इस तरीके की नहीं है कि आप उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहें। तो वैल्यूएशंस स्ट्रेच हैं अभी भी, और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो बाज़ार के अंदर जो है सेलिंग कर रहे हैं, और वो बड़े स्मार्ट तरीके से सेलिंग कर रहे हैं। स्मार्ट तरीके से मैं इसलिए कहूँगा कि देखिएगा पिछले थर्सडे की बात करते हैं तो थर्सडे को एक ही दिन के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग की। उसके बाद उन्होंने फ्राइडे के अंदर मॉर्निंग में सेलिंग किया, फिर जब नीचे के लेवल्स पे आ गए तो वो माल नहीं बेचेंगे, बाजार को ऊपर आने का इंतजार करते हैं वो। हालांकि 18,050 निफ्टी के ऊपर एक ऐसा लेवल था मूविंग एवरेजेस के अकॉर्डिंगली जिसको मैं क्लोजली वॉच कर रहा था, और 18,050 के आसपास अगर आज जाता तो हमें लगता कि वहाँ पर एक रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन उससे पहले ही आज निफ्टी को जो है बेयर्स ने उतार दिया। कुल मिलाकर हमने जो चर्चा की थी कि ऊपरी लेवल्स पर एक रेजिस्टेंस फेस होगा, तो वो निफ्टी के अंदर साफ साफ देखा जा सकता था। हालांकि बैंक निफ्टी के अंदर जो प्लेयर्स हैं, जो बुल्स हैं, वो अभी उन शेयर्स को जिन्होंने परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में नहीं दी है उनको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कल इंडसइंड बैंक के अंदर तेज़ी थी, आज उसी तरीके से आरबीएल बैंक के अंदर जो है तेज़ी देखने के लिए मिली। और कुल मिलाकर अभी बैंक निफ्टी के अंदर एसबीआई के रिजल्ट का बाजार इंतजार कर रहा है, और एसबीआई के रिजल्ट जैसे ही आएंगे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एसबीआई के रिजल्ट जिस भी तरीके के हैं, अच्छे आए या बुरे आए, बट सारी चीज़ें मुझे लगता है डिस्काउंटेड है। अच्छे रिजल्ट डिस्काउंटेड है। अगर रिजल्ट किसी भी तरीके से ख़राब हो गए तो 5 से 7% तक की सेलिंग प्रेशर आपको एसबीआई में भी देखने के लिए मिल सकता है। अच्छे रिजल्ट आएंगे तो 2 से 3% का पॉजिटिव रनअप हो सकता है, लेकिन मुझे उसकी भी संभावना थोड़ी सी कम लग रही है, क्योंकि पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद करीबन 10 से 12% की जो है रनअप एसबीआई ऑलरेडी दे चुका है। तो अभी भी बैंक निफ्टी में आज भी दिग्गज तरीके से अगर हम बात करें तो एसबीआई का ही मेन रोल था। तो कुल मिलाकर अब चर्चा शुरू करते हैं अपनी स्लाइड्स के साथ। तो सबसे पहली स्लाइड आपके साथ जो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 जो निफ्टी 50 है उसके अंदर सबसे खास बात आज क्या रही, उसके अंदर जो सबसे खास बात देखने के लिए मिली वो क्या थी, वो ये थी कि आज बाज़ार के अंदर सुबह हायर लेवल पर बाज़ार गया, हायर लेवल्स को बाज़ार ने टच किया, और बाज़ार हायर लेवल्स पर जाने के बाद प्रेशर पे आ गया। जैसे ही हायर लेवल्स पर गया, और देखिएगा अगर आज आप ओपनिंग प्राइस भी देखेंगे तो 17,970 आज का ओपनिंग प्राइस था, और सुबह मॉर्निंग में ही हाई लग गए, और सुबह हाई लगने के बाद जैसे ही हाई लगे 18,000 के पार जैसे गया जो है बेयर्स जो है एग्रेसिवली सेलिंग्स के ऊपर आ गए।
और कुल मिलाकर आज जो ऊपर से ये जो स्विंग्स है क्लोजिंग पॉइंट का, अगर आप ये देखेंगे तो करीबन करीबन 120 पॉइंट के आसपास बनता है। तो तकरीबन 120 पॉइंट हायर पॉइंट से जो है सेलिंग प्रेशर्स, और निचले पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो करीबन 50 पॉइंट के आसपास की, हालांकि 40 ही है, तो 40 पॉइंट की जो है ये तेज़ी आप निचले लेवल से देखेंगे। तो इसका मतलब आप ये जो कभी रेंज आज से अगर 15 दिन पहले बात करें तो जनरली बाज़ार हायर साइड पर क्लोज होते थे, हर रोज़ सेंचुरी लगती थी निफ्टी के अंदर। लेकिन अब जो है लास्ट थर्सडे से, और मैं तो ये कहूँगा उससे भी जस्ट पहले करीबन 10 से 15 दिन हो गए जब से बाज़ार ने ऊपरी लेवल से करेक्शन दी है, तब से बेयर्स थोड़ा सा बाज़ार को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी मुझे लग रहा था कि हम आज जो है FIs के जो डेटा है वो बड़े इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको एनालिसिस में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो प्ले कर रहे हैं। अगर चार्ट के ऊपर देखें तो मैंने आपको बोला कि 18,050 जो है एक ऐसा मूविंग एवरेज है जो कि ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे के लेवल्स पर अगर आप बात करें तो 17,550 ये एक ऐसा लेवल है जो शायद बाजार नहीं तोड़ेगा। अगर ये बाजार तोड़ता है 17,550, 17,500, 17,500 आप मानिएगा क्लोजिंग बेसिस पर, तो ही वीकनेस आएगी। तो अभी हमें लग रहा है कि ऊपरी लेवल्स पर एक सेलिंग प्रेशर देखा जाना था, जो मैंने कल आपके साथ चर्चा भी की थी कि बाजार जब ऊपरी लेवल्स पे जाएगा तो बड़े प्लेयर्स जो है माल बेचना शुरू कर देंगे। सेलिंग जो है वो इंडेक्स के शेयर्स में है, और इंडेक्स के शेयर्स में भी आप देखेंगे कि जो दिग्गज है, रिलायंस ने आज करीबन 25 पॉइंट का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया। टाटा स्टील, JSW स्टील, ग्रासिम, ICICI बैंक ये आज मंदी की तरफ थे। और सबसे खास बात यह कि आज मेटल स्टॉक्स के अंदर भी एक सेलिंग प्रेशर जो है ओवरऑल देखा जा रहा था। और कुल मिलाकर ये जो प्रेशर पॉइंट है वो वास्तव में इन्फ्लेशन की तरफ से आ रहा है। देखिएगा इन्फ्लेशन बड़े हायर लेवल पर है, हालांकि देखिएगा वो गवर्नमेंट के डेटा उन चीज़ों को दिखाएं या ना दिखाएं, बट रियलिस्टिक चीज़ें ये हैं कि अगर आप बाज़ार में जाएंगे तो आप इन सब चीज़ों को महसूस करेंगे। और आज अभी जो बाईपोल्स थे उसमें भी हिमाचल के अंदर जो है बीजेपी की जो हार हुई है, सारी की सारी सीटें जो है कांग्रेस ने जीती है। इसी तरीके से अगर हम और भी जगह पर देखें बाईपोल्स या बिहार में या बाकी जगह पर भी, मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो बाकी जगह जो है बीजेपी का जो है परफॉर्मेंस ख़राब रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी का जो वहाँ पे शासनकाल की वजह से प्रॉब्लम है, बट मुझे लगता है कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो शायद जो है एक टेंशन जो है बीजेपी को दे सकता है। मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो इन्फ्लेशन है ये किस तरीके से जो है प्रेशर डाल सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अभी पिछले दिनों में मैंने बनारस की जो है यात्रा की थी, तो वहाँ पर जो हमने गाइड हायर किया था, तो उस गाइड से जब मेरी बात हुई थी तो मैंने उनसे जो है कहा कि आपके देखिएगा अगले साल यूपी में इलेक्शन है, तो आप किसको वोट देंगे, आप किसको सपोर्ट करते हैं। वो कहते देखिएगा जी हम हैं तो बीजेपी के सपोर्टर, लेकिन शायद इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों आप ऐसा सोचते हैं। वो कहते देखिए जी जो तेल के भाव है वो बड़े महंगे हो गए हैं, सारी जो मैंने कहा तेल कौन सा, कह रहा जी पेट्रोल वाला भी और जो खाने वाला है वो भी। इसी तरीके से जो हमारा घर का बजट है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और सीधी सी बात है अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो लोग हैं वो काफ़ी निराश है, और जो मिडिल इनकम ग्रुप है या लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है तो वो शायद महंगाई को जो है झटका झेल रहा है। बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है GST या एक्साइज ड्यूटी या बाकी जो खर्चे हैं उनको कम करके जो है महंगाई को कंट्रोल करे, बट मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा जगह है इस जगह पे इसके मामले में। और बहुत सारे लोग जो है आलोचना भी करते हैं कि जो है पेट्रोल के या डीजल के प्राइस घट सकते हैं अगर गवर्नमेंट अपनी एक्साइज ड्यूटीज़ या स्टेट गवर्नमेंट अपने जो टैक्सेस हैं वो कम कर दें, बट मुझे इसकी उम्मीद कम है। तो जिसकी वजह से जो ओवरऑल इन्फ्लेशन प्रेशर है वो काफ़ी तीव्रता से जो है बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से आप कंपनीज़ के प्रॉफिट्स के जो मार्जिन्स हैं उन पर हम जो है विशेष रूप से असर देख रहे हैं। और हालांकि देखिएगा अभी क्योंकि गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे की तरफ रखे हुए हैं, लेकिन रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कहीं पर भी इन्फ्लेशन के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। तो हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर यूएस के अंदर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो उसका जो असर है वो पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट में आएगा, और फिर देखिएगा भारत के बाजार भी अछूते नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो है डॉलर्स छापे गए थे
कोविड के लिए तो जो मनी सप्लाई है, जो M1 की जो मनी सप्लाई है, वो यूएस के अंदर जो डॉलर्स छापे गए हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में छापे गए हैं, जिसका असर आप देखिएगा कि सारी की सारी कमोडिटी, स्टॉक मार्केट या बाकी जगह पर जो है ज़्यादा पैसा होने की वजह से जो है जो वैल्यूएशंस हैं वो हायर साइड पे, यानी कि इन्फ्लेशन इम्पैक्ट है। उसकी बदौलत देखिएगा इंडिया के पास भी जो है ट्रेड डेफिसिट या फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए करेंसी छापना एक जो है बेहद ही उपयुक्त जो है विचार था, क्योंकि जब अमेरिका पर अगर नोट छाप रहा है तो आपको फॉरेन करेंसी पे भी कंट्रोल था और आपके पास एक अच्छा रूम था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी जो है दबके नोट छापे या अपनी जो है मनी सप्लाई जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा दी, तो जिसका असर वो हमारे बाज़ारों में भी मिला। लेकिन अब ये जो असर है ये काफ़ी भयंकर रूप से जो है इन्फ्लेशन का रूप लेता जा रहा है, तो जिसकी वजह से हमें पर्सनली ऐसा लग रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो रिस्क है वो शायद बाज़ार की करेक्शन का ज़्यादा बड़ा कारण है, और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो ऊपरी लेवल्स पे इंडेक्स के शेयर्स में जो सेलिंग हो रही है उसके साथ जब कभी भी सेलिंग हो रही थी, अगर पिछले 1-1.5 साल में देखें तो एक फुल ऑफ बाइंग आ जाया करती थी, जो इस बार मिसिंग है। तो जो एक चिंता का कारण जो है जो बुल्स के लिए शायद मुझे लगता है सबसे ज़्यादा है। कंज्यूमर कंपनीज पर देखिएगा लोगों का रुझान है कि चलिए इंडिया में कहीं पर भी रिस्क हो तो कंजम्पशंस तो होगी, तो आज ये देखिए कंज्यूमर कंपनी टाइटन के अंदर पॉजिटिव रुझान था। इसके बाद SBI देखिएगा रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, तो रिजल्ट पे जनरली जो सौदे हैं वो बड़ी तेज़ी के थे पिछले 2-3 रिजल्ट्स में, तो जो ट्रेडर्स हैं वो शायद इस उम्मीद में है कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो एक अच्छे खासे पैसे बनेंगे, तो बहुत बड़े जो बिल्डअप्स हैं ट्रेडर की साइड से मुझे लगता है SBI में बने हुए हैं। अगर ऑपरेटर ने ऊपर से माल बेचना शुरू कर दिया या वॉल्यूम के साथ सेलिंग हो गई तो आप ये समझिएगा कि 2-3-4% की जो कमजोरी है वो तो ट्रेडर की वजह से ही आ जाएगी, और ट्रेडर्स पहले से ही बुल्स पोजीशंस में हैं, वो पहले ही खरीद के बैठे हुए हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि 3-4-5% ऊपर चलने के बाद जो है SBI जो है वहाँ सस्टेन करेगा। तो 540 मुझे लगता है हद से अधिक 550 पर जैसे ही पहुँचेगा वहाँ पे जब सेलिंग प्रेशर ऑपरेटर की तरफ से आएगा, और ये भी हो सकता है कि ये जो आज की जो प्राइस हैं अगर कल बाज़ार खुलता है एक बार फ्लैट तो जो ट्रेडर्स हैं वो एक इंट्राडे एग्रेसिव पोजीशंस तो लेंगे मुझे लगता है कि बाइंग साइड पे, क्योंकि SBI ने जो है ट्रेडर्स को रिजल्ट वाले दिन जो है निराश नहीं किया है, लेकिन कल वीकली एक्सपायरी भी है और उस वजह से SBI के रिजल्ट भी हैं, तो कल एक जद्दोजहद जो है बैंक निफ्टी स्टॉक्स में देखने के लिए मिलेगी। बट मुझे लगता है कि SBI का जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, और SBI अगर अपनी हिस्टोरिकल वैल्यूशंस के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि फेयरली प्राइस है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा उलटफेर जो है SBI की तरफ से हो सकता है। अगर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आ गए तो बात अलग है, अदरवाइज नॉर्मल केसेस के अंदर मुझे लगता है कि SBI सेल ऑन रिजल्ट वाली जो स्ट्रेटेजी है वो शायद कल बड़े प्लेयर करते हुए नजर आएंगे, और अगर SBI कमज़ोर हो गया तो बाकी बैंक निफ्टी स्टॉक्स में भी वीकनेस आ सकती है, और वहाँ पर मुझे लगता है कि जो 39,300 के बैंक निफ्टी के बहुत अच्छे स्पोर्ट्स हैं वो शायद क्रैक हो सकते हैं नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ 40,300 पर जो है नज़र बना के रखिएगा, जिधर भी बाज़ार निकलेगा उधर मूव कर सकता है। तो कल के लिए जो है मेरा यही है कि जो मैंने आज बोला था आपको कि सेल ऑन जो है राइज वाली जो स्ट्रेटेजी है वही रहेगी, तो आज जो है सेल ऑन राइज, और मुझे लगता है कि अभी भी वही स्ट्रेटेजी है। जैसे जैसे बाज़ार बढ़ेंगे जो बड़े ट्रेडर्स हैं या जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, या हम सिंपल भाषा में बोलें कि जो बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं वो शायद ऊपर के लेवल्स पे सेलिंग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बैंक निफ्टी पर 18,050 के निफ्टी में 18,050 के बाद अगर आपकी मंदी के सौदे हैं तो आपको काट लेने चाहिए, क्योंकि अगर 18,050 के बाद अगर निफ्टी जाता है और वहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे रुकता है तो जो है फिर जो है बेयर्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे। तो ये जो है ध्यान आपने रखना है ट्रेडिंग के एंगल से। अब देखिएगा मैं आपके साथ यही बात कर रहा था कि जो शेयर नहीं चले थे उनको चलाया जा रहा है, तो मारुति नहीं चला था तो मारुति को खींच दिया आज, टाइटल पहले ही खींचा जा चुका है। NTPC में वैल्यूशंस ठीक है तो वहाँ पे खींचने की कोशिश, SBI या बाकी जो PSU है, टाटा कंज्यूमर, FMCG जो कंज्यूमर कंपनीज़ हैं वहाँ पर एक्शंस में, एक्सिस बैंक ओवरसोल्ड था तो उसमें एक बाउंस आना था, बजाज फाइनेंस में पीछे थोड़ी सी सेलिंग हुई थी तो वो आज एडजस्ट हो रहा था। तो और कल देखिएगा HDFC के अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी HDFC नहीं चला, तो आप ही समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर अब जो है ऊपरी लेवल्स पे बेयर्स थोड़े से एग्रेसिव हैं। टाटा स्टील के अंदर सेलिंग थी, JSW स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्री, अब 3 मेटल स्टॉक हैं आप देखिएगा। फिर ग्रासिम इंडस्ट्रीज के अंदर सेलिंग थी, SCL टेक, IT में भी, रिलायंस में, इंडसइंड बैंक, भारत पेट्रोलियम, तो ये कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। इसका मतलब भी एडजस्टमेंट हो रही है, और जहाँ पर अभी जो शेयर्स नहीं चले तो उनको चलाया जा रहा है।
और क्योंकि ये ऐसा इसलिए नहीं हो रहा चलाया जा रहा है क्योंकि जब बेयर माल बेच रहे हैं तो बुल्स उन शेयर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जिनसे बाजार को रोका जा सके। तो किन कुछ से रोकेंगे? जो अभी तक चले नहीं है। तो इसका मतलब जो चले नहीं है वहाँ पर सेफ्टी। जैसे कि आप देखिएगा बंधन बैंक का रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी बंधन बैंक के रिजल्ट अच्छे ना होने के बावजूद भी जो है बैंक निफ्टी में रोकने का काम आज बंधन बैंक कर रहा था या आरबीएल बैंक कर रहा था। तो आप आज देखेंगे कि जो छोटे बैंक है वो कंट्रीब्यूटर है पॉजिटिव साइड में। और बैंक निफ्टी ने हालांकि आउट परफॉर्मेंस दी है अगेंस्ट द निफ्टी। और 40,107 के बाद 40,000 के ऊपर 2-3 बार जो है बुल्स लेके जाने की कोशिश करते रहे। ये देखिएगा दिन में 12 बजे से 2 बजे तक का टाइम 40,000 से ऊपर की बैंक निफ्टी का था, लेकिन 2 बजे के बाद एकदम एकाएक उतार देते हैं। फिर देखिएगा वॉल्यूम के साथ जो है सेलिंग हुई। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम नहीं थे, बहुत सारे शेयर्स में अच्छे से वॉल्यूम्स थे। आज जब ऊपर के लेवल्स में माल बेचा जा रहा था तो अचानक बहुत बड़ी सेलिंग जो है एक साथ देखने के लिए मिल रही थी। हालांकि देखिएगा निचले लेवल्स पर जो है बेयर्स माल नहीं बेच रहे हैं, बड़े स्मार्टली ऊपर ही बेच रहे हैं। देखिएगा ये चार्ट अगर कैंडल की बात करें हम तो देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी के भी कैंडल में जो बात बोली थी वो ये थी कि 17,550 18,050 ये अभी रेंज है जिसके अंदर रहेगा निफ्टी। और देखिएगा बैंक निफ्टी के लिए मुझे लगता है कि निचले लेवल पे 39,300 और 40,300 ये एक रेंज है। जिधर भी रेंज ब्रेक होती है उधर फिर देखिएगा 500-700 पॉइंट का मूव आप और भी देख सकते हैं। 39,300 टूटता है तो 500 पॉइंट नीचे की तरफ, अगर 40,300 तोड़ता है तो ऊपर की तरफ। और क्योंकि कल थर्सडे है तो जो बड़े प्लेयर्स हैं ऑप्शंस 10, 20, 50 रुपये में कल बैंक निफ्टी की मिल ही जानी है। 1 बजे के बाद 2 बजे के बाद तो वो 20-30 रुपये की रह जाती है। तो फिर एक बड़ा मूव किसी भी साइड जो है खेलने की कोशिश जो है जरूर करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि 2 बजे या 2:30 बजे तक अगर मंदी रहती है तो 2:30 बजे के बाद फिर तेज़ी बन सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कोशिश करेंगे कि जैसे पिछले हफ्ते पूरे दिन भर मंदी रही थी तो आज भी कल इसी तरीके से रहे। बट मुझे लगता है कि अगर फर्स्ट हाफ में या 2 बजे तक अगर ये ऐसा 2:30 बजे तक मंदी रहती है तो 2:30 बजे के बाद बुल्स एक बार खींचने की कोशिश जरूर करेंगे बाजार को। और बाजार अचानक नहीं गिरेगा, बहुत तेज़ी से नहीं गिरेगा, क्योंकि बाजार के अंदर अगर जो है आप सेलिंग देखेंगे तो वो हायर लेवल पर हो रही है। और आज एफआईज के डेटा देखिएगा आपको समझ में आएगी कितना स्मार्टली वो प्ले कर रहे हैं। और ये देखिएगा ये चार्ट देखिएगा, ये एक कंसोलिडेशन एरिया है। इस कंसोलिडेशन वाले एरिया में लाने की कोशिश है। तो ये सपोर्ट है, आप देखिएगा 38,800 38,700 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। तो जो मैंने 39,300 बोला है वो पहली सपोर्ट है और उसके बाद 38,800 है। जब अगर इसके नीचे आ गया तो फिर इससे एक नई रेंज में आ जाएगा 1000 पॉइंट की, तो जिसकी संभावना अभी कल तो नहीं लगती है मुझे। बट आप ध्यान रखिएगा कि 39,300 टूटने के बाद 500 पॉइंट तक का डाउनफॉल आप देखने के लिए तैयार रहिएगा। ऊपर की तरफ 40,300 अगर ऊपर जाता है तो फिर देखिएगा फिर जो नए हाईज है उधर की भी बाजार जा सकता है। तो ये दोनों तरफ के रास्ते हैं, लेकिन मुझे ऊपर की तरफ अभी जिस तरीके से स्मार्टली सेलिंग हो रही है वो काफ़ी कम चांस लग रहे हैं। तो मैं आज आपको बोल ही रहा था कि आज आप देखिएगा कि जो टॉप गेनर्स हैं आप आज आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि बंधन बैंक 54 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूटर और दूसरी साइड आरबीएल बैंक में आज 12% की तेजी थी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.5% के आसपास तेज था। एक्सिस बैंक भी प्लस में था और एसबीआई ने तो देखिएगा बाजार ही रोक रखा था बैंक निफ्टी को। आज देखिएगा इन तीनों का कंट्रीब्यूशन 150 पॉइंट के आसपास था एक समय पर, हालांकि फाइनली भी 120-30 पॉइंट के आसपास था। ये आईसीआईसी बैंक और इंडसइंड बैंक में कमजोरी थी। तो आज देखिएगा इस साइड पे ना, इस साइड पे एचडीएफसी बैंक नहीं है। और मैंने आपको बोला भी था 2-3 दिन पहले कि 3 से 4 दिन लगातार सेलिंग हो रही थी एचडीएफसी बैंक में। मैंने कहा 1 या 2 दिन अभी ऊपर की तरफ जाएगा, तो शायद अभी 2 दिन हो गए हैं तो कल फिर 1600 के नीचे शायद एचडीएफसी बैंक काम करता हुआ आपको नजर आए। आरबीएल बैंक देखिएगा 12% की तेजी थी, 8% की तेजी बंधन बैंक में थी, फेडरल 4% था। जो छोटे छोटे बैंक हैं उनको जो है चलाया जा रहा है। हालांकि देखिए फेडरल बैंक के रिजल्ट भी अच्छे थे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 3.36, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 3%, एसबीआई 1%, लेकिन वेट है एसबीआई का। और कमजोरी में एक ही बैंक था इंडसइंड बैंक, आईसीआईसी बैंक फ्लैट था, एचडीएफसी बैंक फ्लैट ही था और कोटक महिंद्रा बैंक भी फ्लैट था। तो कोटक महिंद्रा बैंक अगर 2000 के नीचे जाएगा तो वीकनेस आ सकती है। अब देखिएगा एफआईज ने क्या किया, 244 करोड़ की बाइंग की। डीआईआईज ने आज ना बाइंग की ना सेलिंग की, केवल 6 करोड़ की सेलिंग है, यानी कि नाम के बराबर। अब ये देखिएगा 244 करोड़ की बाइंग है 5-6-7 दिन के बाद। क्यों है? क्योंकि भाई साहब अगर ये खरीदेंगे नहीं तो भाई साहब इनके तो सारे शेयर्स शॉर्ट मारने हैं तो वो नीचे रेट हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने इन शेयर्स को खरीद के अपने शेयर्स के प्राइस को ऊपर रख के 1527 करोड़ रुपए फ्यूचर्स में शॉर्ट कर दिए इंडेक्स के अंदर, और उसके बाद 396
स्टॉक फ्यूचर्स में सेल कर दिया। और यहाँ पर भी जो ये डेटा है स्टॉक फ्यूचर्स के, मुझे लग रहा है कि इन्होंने कॉल बेच दी है। जो कैश में खरीद रहे थे, कैश में ऊपर गए बाजार, या आपके एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, और 515 की इंडेक्स ऑप्शन भी बेची है। तो कुल मिलाकर ये देखिएगा, इंडेक्स से हालांकि ज़्यादा कुछ आइडिया होता नहीं है, हम केवल स्पेकुलेशन कर रहे हैं उसमें। पुट कॉल रेशियो देखिएगा वॉल्यूम बेसिस 0.93 और 0.96 है, तो ये तो ठीक है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर अगर हम बात करें तो ये 0.55 है। निफ्टी में तो पुल बैक हो सकता है, लेकिन ऊपरी लो फिर मैंने बोला 18,050 पे सेलिंग आ सकती है। बैंक निफ्टी 0.77, तो ये पुट कॉल रेशियो कम है। हालांकि जनरली ऐसे केसेस में हैवी सेलिंग नहीं होती है, तो यही है कि ऊपरी लेवल्स पे सेलिंग होने के चांसेस तो हैं ही। अब देखिएगा यहाँ पे बैंक निफ्टी के से पहले निफ्टी के अंदर देखिएगा 18,000 एक ऐसा लेवल है जहाँ पर 61,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हो गए। 1,87,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड है। अब ये देखिएगा, इससे ज़्यादा कहीं पर भी ओपन इंटरेस्ट नहीं है। ये 61,000 कॉन्ट्रैक्ट 18,000 की कॉल में लिखे गए हैं। इसका मतलब आप समझिएगा कि अगर 18,000 टूट गया, 18,000 के ऊपर 1 घंटा आधा घंटा काम होगा, तो ये सब फंस जाएंगे। पर मुझे लगता नहीं है जिन्होंने 18,000 बेचा है 18,000 पे, 18,050, 18,100, ये काफ़ी स्मार्ट लोग हैं, क्योंकि कॉल राइटर हमेशा फंसते रहे हैं पीछे। अगर पास्ट में देखें तो बहुत समय के बाद कॉल राइटर इतने एग्रेसिव हुए हैं। इसका मतलब है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं जो अभी तक तेज़ी कर रहे थे, शायद यही मंदी कर रहे हैं। और ये जो मंदी कर रहे हैं, इन्होंने इतनी तगड़ी कॉल राइटिंग कर रखी है, ये शायद 18,000 के ऊपर बाजार को नहीं जाने देंगे। अब देखिएगा पुट राइटिंग कहाँ होनी चाहिए थी। पुट राइटिंग होनी चाहिए थी 17,800 पे, लेकिन 17,800 पे भी भाई साहब पुट अनवाइंडिंग हो गई। इसका मतलब है कि तेजी करने वाले लोग इतने डरे हुए हैं, यानी कि पुट राइट करने में लोग इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने पुट बेची नहीं और कहीं उनको लॉस हुआ नहीं, बाजार गिरा नहीं। इसलिए पुट राइटर भी देखिएगा अनवाइंडिंग कर रहे हैं। 17,850 में अनवाइंडिंग, थोड़ी सी कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हुई है 17,900 में, और 2,345 कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बाजार के अंदर पुट राइटर बिल्कुल डरे हुए हैं। यानी कि तेजी करने के लिए जो पुट राइटिंग होती है वो बिल्कुल नदारत है। डरे हुए पुट राइटर कि कहीं बाजार गिरा नहीं और कहीं 50 रुपये के 500 रुपये देने ना पड़ जाए। तो ये चीज़ भी वीकनेस ही दिखा रही है। ऑप्शन चेन के जो डेटा है वो तो ये कह रहे हैं कि 18,000 जो है 18,100 बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है। इसके पार शायद कल बाजार को बंद नहीं होने देंगे। निचले लेवल्स पर अगर हम बात करें तो 17,650 पर कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं। ये मैंने आपको बताया भी था टेक्निकली भी कि ये 17,500 से लेकर 17,600, 650, ये 150 पॉइंट का ऐसा दायरा है जहां पर कि आपके मूविंग एवरेजेस भी, आपके टेक्निकल चार्ट्स भी, आपके जो बाकी इंडिकेटर्स हैं सब ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छी मेजर सपोर्ट है। मैंने आपको तभी बोला कि अगर 17,500 टूट गया ना भाई साहब, अपनी तेज़ी काट देना बिल्कुल। और 17,500 के बाद जो है मुझे लगता है कि अगर ब्रीच होने के बाद नीचे क्लोज हो गया तो फिर देखिए ना, ये बेयर्स एक तगड़ा जो है शॉर्ट मारेंगे नीचे की तरफ का। तो 17,500 तक तो हमें लगता है कि सेल ऑन राइज है। 17,500 टूटने के बाद ही कुछ जो है गड़बड़ हो सकती है। इसी तरीके से तेज़ी करने के लिए 18,050 एक अहम लेवल है। उसके बाद अगर बाजार ऊपर जाएगा तो फिर देखिएगा दोबारा से बाजार बुल ट्रेंड में आ जाएगा। ये जो है पूरा का पूरा नज़रिया है मेरा। और आपको ये पूरा एनालिसिस कैसा लगा, तो ये पूरा मैंने एनालिसिस आपके साथ जो है ट्रेड के एंगल से किया। लेकिन फिर भी कोई भी आप अपनी पोजीशन बनाते हैं तो अपने फाइनेंशियल वाइज सलाह लीजिएगा। मैंने जो भी चर्चा आपके साथ की वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए की है, तो अपने विवेक का जो है यूज़ करें। और देखिएगा ट्रेडिंग भी और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग भी दोनों जो है एक रिस्की तरीके के जो है काम है। तो इसलिए ये काम करने से पहले अपने आप को ट्रेंड करिए और अपने स्टॉप लॉस को यूज़ करिएगा। और कोई भी पोजीशंस लें तो अपने फाइनेंशियल सलाह लेने के बाद ही लें। और मैं ये चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।